हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में और हम आपके सामने लाइव हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों के साथ। जनरल साइंस जीके एमसीक्यूज हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं और आज भी लेकर आए हैं। आज ने हमने थोड़ा रूल्स चेंज कर दिए हैं। इसके हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की इसमें कोशिश की है। अब से हम आपको आंसर देने के लिए ओनली 10 सेकंड देंगे। इससे जल्द से जल्द हम आपको आंसर बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम इसमें ज्यादा मटेरियल आपको देने की कोशिश करेंगे। अब से हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चनों का इसमें आपको बताएंगे और आपको उनके आंसर जल्द से जल्द देने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। ओनली 10 सेकंड आपको आंसर देने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी? आपके ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने, बी नोलन एवं रक्का ने, सी बीडल एवं टेटन ने, डी बोवेरी एवं सट्टन ने। 10 सेकंड है फ्रेंड्स आपके पास, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। एक जीन एंजाइम संकल्पना किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने दी थी, या नोल एवं रक्का ने दी थी, या बीडल एवं टेटन ने दी थी, या बोवेरी एवं सट्टन ने दी थी? तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बीडल एवं टेटन ने ये संकल्पना दी थी। एक जीन संकल्पना जो है वो बीडल एवं टेटन ने दी थी। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्रारूपिक गुणसूत्र का भाग कौन नहीं है? 10 सेकंड आपको आंसर के लिए मिलेंगे। अर्ध गुणसूत्र है, या तनुत्वक है, या अनुषंगी है, या वर्ण कणिकाएं है? निम्न में से एक प्रारूपिक गुणसूत्र का भाग कौन नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? ABCD में से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है तनुत्वक जो है वो प्रारूपिक गुणसूत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से लिंग सहलग्न विकार कौन सा है? हमारे ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, या अंडरवुड सिंड्रोम। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, आपके पास बहुत कम समय आंसर देने के लिए। निम्न में से लिंग संलग्न विकार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टर्नर सिंड्रोम जो है वो लिंग संलग्न का विकार है और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हमारा वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डार्विन क्लेमार्क, डी ब्रिज, बी है डार्विन ब्राउन मॉर्गन, सी है ड्रीविस कोरेंस सेरमैक और डी है सेरमैक कोरेंस मॉर्गन। 4 ऑप्शन आपके पास है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दीजिए कि मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन थे? डार्विन लेमार्क, डी ब्रिज थे, या डार्विन ब्राउन मॉर्गन थे, या ड्रीविस कोरेंस सेरमैक थे, या सेरमैक कोरेंस मॉर्गन थे? करेक्ट आंसर इसका दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ड्रीविस कोरेंस सेरमैक जो थे वो मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता थे। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषम युग्मजीव है? ऑप्शन आपके पास है, ए है टीटी, बी है टीटी आर आर, सी है टीटी और डी है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका करेक्ट आंसर में बताइए। आपके पास बहुत कम समय है फ्रेंड्स आंसर देने के लिए। इनमें से कौन सा विषम युग्मजीव है? ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको याद है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाइसम सेटा वयम का सामान्य वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेटा इवम का सामान्य वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन है देसी मटर, बी कड़वा मटर, सी मीठा मटर, या डी उद्यान मटर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए फ्रेंड्स, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आपके पास बहुत कम समय है। पाइसम सेटम इवम का सामान्य वानस्पतिक नाम क्या है? देसी मटर है, कड़वा मटर है, मीठा मटर है, उद्यान मटर है? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है उद्यान मटर जो है वो पाइसम सेटा इवम का वानस्पतिक नाम है। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य के एक केंद्रक प्रारूप में आलिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके पास 87, 44, 42, 76। मनुष्य के एक केंद्रक प्रारूप में आलिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है? आलिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 87, 44, 42, 76। इसका करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपके पास बहुत कम समय आंसर देने के लिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है 44। मनुष्य के केंद्रक प्रारूप में एक लिंग सूत्रों की संख्या होती है 44। यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, जीव के अगुणित गुण सूत्रों के सेट या जीनों को क्या कहते हैं?
ऑप्शन है ए क्रोमोसोम, बी जीनोम, सी कैरियोटाइप या डी गुणसूत्र। जीन के अगुणित गुणसूत्रों के सेट या जीनों को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आपको करेक्ट याद है? इसका करेक्ट आंसर हमें बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। बहुत कम समय आपको दिया जा रहा है इसके लिए, इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जीनोम। जीव के अगुणित गुणसूत्रों के सेट या जीनों को हम जीनोम कहा जाता है और यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, लक्षणों को नियंत्रण करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास ए जीन है, बी कारक है, सी निर्धारक है या डी उपरोक्त सभी है। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? जीन है, कारक है, निर्धारक है या उपरोक्त सभी है? तो बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जीन। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई को जीन कहा जाता है। यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम हमें बताने हैं कि सर्वप्रथम किसने जीन एवं जेनेटिक्स पदों का सर्वप्रथम उपयोग किया था। ऑप्शन है हमारे जोहानसन एवं वेटसन, बी वेटसन, सी जोहानसन या डी इनमें से कोई नहीं। जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको याद है? बहुत कम समय है आपके पास, आंसर बताइए इसका। हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जोहानसन एवं वेटसन जो थे उन्होंने जीन एवं जेनेटिक्स पदों का सर्वप्रथम उपयोग किया था। हमारे जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खसरा रोग फैलता है? किसके कारण खसरा रोग फैलता है? ऑप्शन है वायरस के कारण, बी विषाणु के कारण, सी प्रोटोजोआ के कारण या डी बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण खसरा रोग फैलता है? ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको याद है? बहुत कम समय आपके पास फ्रेंड्स, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है प्रोटोजोआ के कारण जो है वो खसरा रोग फैलता है। हमारा जो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाथी पग रोग एलिफोटायसिस का कारण क्या है? क्या कारण से ये रोग होता है? ऑप्शन है एंसाइलोटोस्मा या विषाणु या सी जीवाणु या डी बाचेरिया। चार ऑप्शन आपके पास है, एक आंसर हमारा करेक्ट है। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं कि हाथी पग रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है बाचेरिया के कारण। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है हमारे ए टीबी, बी मलेरिया, सी इन्फ्लुएंजा, डी कैंसर। कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताइए। बहुत कम समय है आपके पास। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपको याद है? इसका आंसर हमें बता देते हैं। जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। टीबी, मलेरिया, कैंसर वायरस के कारण नहीं होते। जो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? ऑप्शन है हमारे ए छोटी माता, बी हैजा, सी क्षय और डी मलेरिया। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको याद है? करेक्ट आंसर इसका बताइए फ्रेंड्स, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है छोटी माता जो रोग है वो जीवाणु से नहीं होता है। यहाँ पे जो ए हमारा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? अर्थात किस रोग पर हमने काबू पा लिया है? ऑप्शन है जीवाणु, बी बैक्टीरिया, सी चेचक, डी विषाणु। निम्नलिखित में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? ऑप्शन आपको दिए गए। इसका करेक्ट आंसर हमें बताए। बहुत कम टाइम है फ्रेंड्स आपके पास आंसर देने के लिए कि किस रोग का उन्मूलन हो चुका है। तो आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है चेचक। जो चेचक रोग है उसका उन्मूलन हो चुका है। यहाँ पे सी जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, अकोता या दाद के क्या कारण होता है? किसके कारण अकोता या दाद होता है? ऑप्शन है बुखार, बी मधुमेह, सी सेवाल या डी चेचक। अकोता या दाद के क्या कारण हो सकते हैं? बुखार हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, सेवाल हो सकता है, चेचक हो सकता है। फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या है? अकोता या दाद के क्या कारण होते हैं? आंसर है इसका सेवाल के कारण जो अकोता या दाद होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है। ये एक बीमारी है, ये किसके कारण होती है? ऑप्शन है बैक्टीरिया के द्वारा, बी वायरस के द्वारा, सी सेवालों के द्वारा, डी फंगस के द्वारा। एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, सेवालों के द्वारा। फ्रेंड्स जल्दी इसका आंसर बताइए। बहुत कम टाइम आपके पास है। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है फंगस के द्वारा ये बीमारी होती है। एथलीट्स फुट नामक बीमारी फंगस के द्वारा होती है। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है? ऑप्शन है ए तिल्ली, बी फेफड़े, सी आंतें, डी लीवर। मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है?
तिल्ली हो सकता है, फेफड़े हो सकता है, आंतें हो सकता है, लीवर हो सकता है। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंतें। जो मियादी बुखार है इससे शरीर का आंतें जो अंग होता है, आंत जो हमारी होती है वो प्रभावित होती है। यहाँ पे जो सी हमारा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पे रोग हमें बताए गए हैं। ऑप्शन है डेंगू, हैजा, सी चेचक, डी मलेरिया। कौन सा रोग है इनमें से चारों में से जो जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको याद है। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है चेचक। जो रोग है वो जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु के कारण होता है। सी जो हमारा ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग कौन सा है। वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग है, इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पायरिया, बी टिटनेस, सी मलेरिया, डी चेचक। वायरस नामक रोगाणुओं से कौन सा रोग फैलता है फ्रेंड्स बताइए। पायरिया, टिटनस, मलेरिया, चेचक। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है चेचक। वायरस नामक रोगाणु से चेचक रोग फैलता है और जो हमारा ये डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम अनुवांशिक संशोधित बछड़ी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे ए लेक्स, बी जोली, सी डोली, सी डी रिवर। चार ऑप्शन आपके पास है। करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स, विश्व की प्रथम अनुवांशिक संशोधित बछड़ी का नाम क्या है। लेक्स, जोली, डोली, रिवर। करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डोली। विश्व की प्रथम अनुवांशिक संशोधित बछड़ी का नाम डोली है। जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है। मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है प्रसादन, बी भोजन, सी औषधियां, डी उर्वरक। मछली पालन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्रसादन प्राप्त कर सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं, औषधियां प्राप्त कर सकते हैं या उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है भोजन। मछली पालन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है भोजन, इससे हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पे वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, किससे विटामिन युक्त तेल प्राप्त होता है। ऑप्शन है भेड़ से, बी कुक्कुट से, सी मछली से, डी भैंस से। किससे हम विटामिन युक्त तेल को प्राप्त कर सकते हैं। भेड़ से कर सकते हैं, कुक्कुट से कर सकते हैं, मछली से कर सकते हैं, भैंस से कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए। करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मछली से जो है हम विटामिन युक्त तेल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी टीके, सी इंसुलिन, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए फ्रेंड्स मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। वृद्धि हार्मोन हो सकता है, टीके हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है या हो सकता है इनमें से कोई ना हो। करेक्ट आंसर बताइए। टाइम आपके पास बहुत कम है। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन सहायक होता है। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु बीटी किसका संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन का, बी वसा का, सी हार्मोन का, डी विष का। जीवाणु बीटी जो होता है वो किसका संश्लेषण करता है। प्रोटीन का करता है, वसा का करता है, हार्मोन का करता है, विष का करता है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हमें बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है विष का। जीवाणु बीटी जो होता है वो विष का संश्लेषण करता है। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। विष जीव के जीवन का आधार क्या होता है। ऑप्शन है हमारे अनुवांशिक पदार्थ, बी पानी, सी लिपिड, डी प्रोटोप्लाज्म। चार ऑप्शन आपके पास है। इसका करेक्ट आंसर बताइए कि जीव के जीवन का आधार क्या होता है। एबीसीडी में से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। टाइम आपके पास बहुत कम है, जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो जीव के जीवन का आधार होते हैं। यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त किया जा सकता है। रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त किया जा सकता है। ए सल्फर से, बी डीएनए से, सी पुनः संयोजित डीएनए से या डी फॉस्फेट से। रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको याद है। बताइए फ्रेंड्स जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है पुनः संयोजित डीएनए से हम रुधिर स्कंदन कारक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक ने डोली भेड़ के क्लोन को प्राप्त किया था। ऑप्शन है ए डॉक्टर एच खुराना, बी है डॉक्टर इयान रॉबर्ट, सी है डॉक्टर एल्हनबर्ग और डी है डॉक्टर इयान विल्मुट। चार वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। बताइए फ्रेंड्स कौन से वैज्ञानिक ने डोली भेड़ के क्लोन को प्राप्त किया था। ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको याद है। समय आपके पास बहुत कम है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर इयान विल्मुट जो है उन्होंने डोली भेड़ के क्लोन को प्राप्त किया था। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है।
ऑप्शन है केरल में, बी नई दिल्ली में, सी जयपुर में या डी इंदौर में। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए, आंसर आपको याद है, आंसर इसका बताइए कि वो जयपुर में है, केरल में है, नई दिल्ली में है या इंदौर में है, कहाँ पर स्थित है? आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में जो है प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पंजाब में, राजस्थान में, हैदराबाद में, हरियाणा में। कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको याद है, समय आपके पास बहुत कम है, जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए कि कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, हैदराबाद में, हरियाणा में। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में जो है कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। सी जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? वर्ष का सन बताना है हमें कि 1998 में हुआ था या 1997 में हुआ था, 1986 में हुआ था या 2000 में हुआ था। भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन आपके पास है, इसका करेक्ट आंसर में बताइए, समय आपके पास बहुत कम है। भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 1986 में भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म हुआ था। यहाँ पे जो सी हमारा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पादप उत्तक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझना फ्रेंड्स, पादप उत्तक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीव उपद्रव, बी जीव द्रव्य, सी कतोरतक या डी मूल। पादप उत्तक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव उपद्रव, जीव द्रव्य, कतोरतक या मूल। ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको याद है, टाइम आपके पास बहुत कम है, इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है कतोरतक उसे कहा जाता है जो पादप उत्तक का अंग होता है तथा उसके मूल स्थान से अगर उसे अलग किया जाता है तो उसे कतोरतक कहा जाता है। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संवर्धन के लिए उपयोगी कतोरतकों, पात्रों, पोष पदार्थों एवं उपकरणों के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन है हमारे निम्न ताप पर रखना, बी तरल में रखना, सी सूक्ष्म जीवों से रहित रखना या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेना, संवर्धन के लिए उपयोगी कतोरतकों, पात्रों, पोष पदार्थों एवं उपकरणों के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर में बताइए कि निम्न ताप पर रखना हो सकता है, तरल में रखना हो सकता है, सूक्ष्म जीवों में से रहित करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है सूक्ष्म जीवों से रहित करना, ये होता है इसका करेक्ट आंसर। जो यहाँ पे सी ऑप्शन है हमारा वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? ऑप्शन है ए हार्मोन, बी ऑक्सीजन, सी लवण, डी विटामिन। वृद्धि नियामक का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? हार्मोन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, लवण हो सकता है, विटामिन हो सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है लवण। वृद्धि नियामक का उदाहरण लवण नहीं है। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, हार्मोन, ऑक्सीजन और विटामिन ये वृद्धि नियामक के उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एगार पोष पदार्थ का क्या होता है? ऑप्शन है ए कतोरतक, बी असंगठित कोशिका समूह, सी ऑक्सिन, डी जेली जैसा पदार्थ। एगार पोष पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हमें जल्द से जल्द बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। एगार पोष पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है, आंसर हम आपको इसका बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है जेली जैसा पदार्थ होता है, वो एगार पोष पदार्थ होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा डी वो करेक्ट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, ऑप्शन है इसके ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी अरुणाचलम ने, सी कार्ल इरेकी ने या डी लेमार्क ने। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन आपके पास है, इसका करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स कि किस वैज्ञानिक ने ये नाम दिया था। ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर है कार्ल इरेकी जो है उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम दिया था। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है हमारे ए पेनिसिलियम नोटेटम से, बी ईस्ट से, सी आर्गो से या बेगीतीय, डी बेगीतीय से। ऑप्शन आपको दे दिए गए, आंसर बताइए फ्रेंड्स कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन हम आपके पास है, आंसर इसका हम बता देते हैं, इसका आंसर है पेनिसिलियम नोटेटम से प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, रोसलिन संस्था एडिनबर्ग के किस वैज्ञानिक ने भेड़ के प्रतिरूप डोली को बनाने में सफलता प्राप्त करी?
किसने ये सफलता प्राप्त करी थी? ऑप्शन है आपके एस एंथनी ने, बी कैस्पर ए लोगो ने, सी जोनाथन ग्रीक ने या डी इयान विल्मुट ने। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं फ्रेंड्स। रोसलिन संस्था के किस वैज्ञानिक ने भेड़ के प्रतिरूप ढोलकी को बनाने में सफलता प्राप्त करी? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है इयान विल्मुट, जिन्होंने इसमें सफलता प्राप्त करी थी। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है वो एकदम करेक्ट है, जिनका नाम है इयान विल्मुट। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु में उपस्थित अतिरोक्त वर्तुल डीएनए को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पुनः संयोजित जीवाणु, बी जीवाणु भोजी, सी प्लास्मिड या डी परिवर्तित डीएनए। जीवाणु में उपस्थित अतिरोक्त वर्तुल डीएनए को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है प्लास्मिड को ये कहा जाता है, और यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध होता है। इसका संबंध किससे होता है? ऑप्शन है क्षेत्र की मृदा से, बी उपलब्ध प्रकाश से, सी क्षेत्र के अन्य पादपों से, डी उपरोक्त सभी से। पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध किससे होता है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। टाइम आपके पास बहुत कम है, तो इसका आंसर हमें बताइए। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी से। जो पर्यावरण में पौधा उगता है उसका संबंध क्षेत्र की मृदा से भी होता है, उपलब्ध प्रकाश से भी होता है, क्षेत्र के अन्य पादपों से भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा उपरोक्त सभी का ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, और जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहें डीएस गुरुजी के साथ।